आज का हमारा पाठ है चंद्रगहना से लौटती बेर। यह एक कविता है जिसे श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। इस पाठ में एक शब्द आया हुआ है चंद्रगहना। जैसे जोता, टंडवा, बिलाड़ी ये सब गांव के नाम हैं। ठीक उसी प्रकार से चंद्रगहना भी एक गांव का ही नाम है। इस पाठ में एक और शब्द आया हुआ है बेर। तो ये खाने वाला बेर नहीं है। इस बेर का अर्थ है समय। अब आते हैं इस पाठ की व्याख्या में। इस पाठ की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना देखकर आया हूँ। खेत की मेड़ पर बैठकर अकेले में मैंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन कर रहा हूँ। खेत में एक बालिश्त नाप के, बालिश्त मतलब होता है बित्ता। किसी चीज़ को हाथ से नापते हैं ना, एक बित्ता, दो बित्ता, उसी प्रकार से एक बालिश्त नाप के चने के पौधे उगे हैं, जो ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर गुलाबी फूल की पगड़ी सजी हुई दिख रही है। उसके पास में ही अलसी के पतली कमर के पौधे उगे हैं। उन पर खिले नीले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जो उन्हें छुएगा उस पर नीले फूल जो खिले हुए हैं अपना हृदय न्यौछावर कर देंगे। कवि कहते हैं कि खेत में सरसों की फसल तैयार हो गई है। फागुन मास के पूर्व ही सरसों के पीले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वयस्क होने के कारण उसके हाथ पीले हो गए हैं और विवाह के लिए तैयार है। फाग गाता हुआ फागुन मास ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। इससे प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल, आंचल मतलब दामन, दुपट्टा हिल रहा है। इस निर्जन क्षेत्र की भूमि दूर के व्यापारी नगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से श्रेष्ठ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण शांत रहता है और शहरी क्षेत्र का वातावरण अत्यधिक मोटर गाड़ी चलने के कारण अशांत होता है। कवि कहते हैं कि चंद्रगहना गांव की तलहटी में एक तालाब है। तालाब में उठने वाली लहरों के साथ उसमें जो घास उगी हुई है वह भी लहरा रही है। जल का स्वच्छ तल, तल मतलब नीचे वाला भाग, जल का स्वच्छ तल चांदी के खंभे के समान दिखाई दे रहा है। किनारे के पत्थर पानी पीते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसी जल में अपने पैर रखकर बगुला ध्यान लगाए खड़ा है। जो बगुला नामक पक्षी है वह उसी जल में, तालाब के जल में अपने पैर को रखकर ध्यान लगाए खड़ा है। किंतु मछली की आहट पाते ही, जो बगुला है मछली की आहट को पाते हैं तुरंत ही अपना ध्यान भंग कर देते हैं और उस मछली को निगल जाता है। कवि कहते हैं कि एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया सफ़ेद पंख फैलाकर झपट कर तालाब की मछली को पकड़कर दूर आकाश में उड़ जाती है। इसी तालाब के पास ऊंची नीची असमतल भूमि है जहाँ से रेल की पटरी गुजरती है। किंतु जब कवि वहाँ थे तब रेल के जाने का समय नहीं था। कवि कहते हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद अर्थात आज़ाद होकर घूम फिर रहा हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट के आसपास प्राकृतिक रूप से बनी ऊंची नीची पहाड़ियाँ फैली है। दूर दूर तक इनका विस्तार है। बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ उगे हुए हैं। रीवा बबूल जैसे दिखने वाले एक कांटेदार पेड़ का नाम है।
जिनका कोई विशेष रूप नहीं होता, वे भी फैले हुए हैं। कवि कहते हैं कि इसी बंजर भूमि पर उगे पेड़ों पर तोते का टें टें का स्वर सुनाई देता है, जिसमें मिठास भरी है। वनों में नीरवता को भंग करता सारस का टींटों टींटों का स्वर सुनाई देता है। कवि कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं भी इन सारस पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं और हरे भरे खेत में जहां इनकी जोड़ी रहती है वहां जाकर चुपचाप इनकी प्रेम कहानी सुन लूं।